देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो देश के आर्थिक संसाधनों से वंचित है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उस तबके का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वंचित क्यों है, क्यों उसको आज तक वंचित रखा जा रहा है, ऐसा क्या षड्यंत्र है उसके पीछे? ये बहुत बड़ा साजिश है या इसको षड्यंत्र कह सकते हैं। इस षड्यंत्र का बार बार हम बहुजन मीडिया की टीम हमेशा पर्दाफाश करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ षड्यंत्रों को लेकर कुछ सवाल हैं जिनको लेकर मैं पहुंचा हूं महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव के पी चौधरी साहब के पास। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85 और समता आवाज टीवी की ये साझा पेशकश। चौधरी साहब, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। चौधरी साहब, आप 4 दिन की कनाडा की यात्रा पर थे। वहां पर राष्ट्र को किस तरीके से जाति विहीन बनाया जाए उस पर लेकर चर्चा थी, और इधर देश के अंदर कुछ और ही चल रहा है। देश के अंदर चल रहा है कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी में है, इंस्पेक्टर भी है, उसकी शादी है और वो एक एप्लीकेशन देता है डीएम को कि मुझे घोड़ी पर बैठना है भैया, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस देश के अंदर जातिवाद इतना हावी है कि वो उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहा है। अभी हाल ही का मामला ताजा है कि ऐसे दबे हुए, सताए हुए लोगों के एक समूह ने पलटवार कर दिया है, ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी है। पहले तो आपका स्वागत है और आप ये बताएं कि आप कनाडा गए, क्या पूरा मामला रहा, क्या क्या वहाँ पर वार्ताएं हुई हैं। उसके बाद जो मैंने आपसे पूछा है कि अनुसूचित जाति ने पलटवार कर दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नवोदय। अंतानी जी समता आवाज टीवी के चीफ एडिटर हैं। बड़े लंबे समय से समाज की आवाज़ को उठाने का काम समता आवाज टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। कनाडा की धरती पर जो अभी पिछले दिनों 25, 26 और 27 मई 2025 को 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय ये समागम हुआ है, इसका नाम था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर कास्ट रिवॉल्ट। पूरे विश्व के लोगों ने इसमें भाग लिया। विशेष रूप से इसमें कनाडा के लोग शामिल हुए, विशेष रूप से भारत के लोग शामिल हुए, नेपाल के लोग शामिल हुए, अमेरिका के लोग शामिल हुए और पूरे विश्व के लोग इसमें आए। और इसमें बड़ी चिंता जाहिर की गई कि भारत और नेपाल जो जातिवाद की लेबोरेटरी प्रयोगशाला, जहाँ जातिवाद तैयार किया गया है, जातिवाद तैयार करके इसको पूरे विश्व में जो भेजा जा रहा है, और ये जातिगत आधार पर जो भेदभाव है आज पूरे विश्व की समस्या बन गई है। और उसके चलते हुए ग्रेट ब्रिटेन की सरकार को भी कानून लाना पड़ा और अमेरिका के एक राज्य है सियाटल, उस सियाटल के अंदर भी कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तो ये समस्या भारत की समस्या न होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानी गई है। और ये माना गया है कि भारत का व्यक्ति जो भी भारत से बाहर जाता है वो भारत से जातिवाद का पूरा बोरा भर करके साथ लेके जाता है और अपनी पूरी क्षमता से दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जहाँ भी कहीं भी जाकर के वो अपना आशय बनाता है, कारोबार करता है, वहाँ पर जातिवाद को साथ ले जाकर के उसका भी वहाँ पर वो पूरी ईमानदारी से इतना भर भी उसका विस्तार कर सकता, करने की कोशिश करता है। हालात ये हो गए हैं कि आज ये समस्या भारत की समस्या, नेपाल की समस्या ना होकर के ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस की गई। सभी बुद्धिजीवियों ने इसको महसूस किया और सब लोगों ने तय किया कि हम टोरंटो में 3 दिन में यहाँ पर मिलते हैं और 3 दिन के इस कार्यक्रम को सब लोगों ने मिलकर के उसमें सारे तीनों डेलीब्रेशंस में बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, हमारे नेपाल आयोग के, दलित आयोग के चेयरमैन थे, उनके साथ उनके सेक्रेटरी नेपाल सरकार भी थे। इसके बाद जो कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क में है नेपाल के, वो भी मौजूद थे। कनाडा यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी वहाँ पर, सूरज इंग्लिश साहब भी मौजूद थे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों ने, पूरे विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उसमें भाग लिया और 3 दिन में सभी लोगों ने अपने अनुभव वहाँ पर साझा किए। और उसमें तीसरे दिन फिर उसको टोरंटो समिट 2025 का नाम दे करके वहाँ पर कुछ फैसले लिए गए, जिसमें इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का निदान, यानी जाति जो समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है, इसको कैसे खत्म किया जाए। और इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट रिवॉल्ट। और उस संगठन में मुझे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनाया गया है भारत से। तो मैं अपने सभी साथियों का, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथी
टोरंटो में इकट्ठे हुए, मैं उनका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं भारत से हूँ और भारत जो मूल समस्या जाति की भारत से ही शुरू होती है, भारत में ही इसकी प्रयोगशाला है, ये यहीं तैयार की गई है, यहीं से ये पूरे विश्व में फैलाई जा रही है, तो मेरे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास दिलाया है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रणनीति तय की जाएगी, जैसे अगला कार्यक्रम संभावित है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में शायद एक अंतर्राष्ट्रीय इस जो ग्लोबल अलायंस है और काश्मीर वर्ल्ड का जो अगला कार्यक्रम होगा वो दिल्ली में होगा, विज्ञान भवन में होगा। इसकी तिथि तय की जाएगी और उसमें पूरे विश्व के लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। तो इस पर चिंतन मंथन होगा, पूरी चर्चा होगी और इसके बाद में इसमें रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से जाति मुक्त विश्व की स्थापना हो, कास्ट फ्री वर्ल्ड किस तरीके से स्थापित हो। तो ये 3 दिन का जो मेरा अनुभव रहा है, बड़ा सुखद अनुभव रहा। पहला अनुभव, हालांकि विदेश जाने का मुझे अनेकों बार बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से अनेक बार मुझे अवसर मिला है। मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण जो दुनिया के कह सकता हूँ कि बहुत ही सामान्य संस्थान, उनको भी मैं संबोधित कर चुका हूँ। लेकिन इस बार जो ये अनुभव था, क्योंकि ये भारत की जातिगत व्यवस्था पर जुड़ा हुआ मामला था, नेपाल की जातिगत व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला था और पूरे विश्व में जो ये जाति की समस्या फैल रही है उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए, इनको लेकर के था। तो ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन था। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हमारे हैं, उन ऑर्गेनाइजर्स को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भी इस संगठन की आगे रणनीति तय होगी उसको हम तन से मन से धन से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो SC/ST ओबीसी बनाम जनरल स्वर्ण यहाँ पर एक मतभेद नजर दिखता है, जिसको लेकर टोरंटो में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। तो किस तरह का भारत के अंदर जो जातिवाद है उसकी वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि भारत में जातिवाद किस तरह का होता है? भारत के जातिवाद का तो एग्जाम्पल दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति हैं, मंदिर में जाती हैं, रैली से दर्शन करा दी जाती है, मूर्ति तक नहीं जाती हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, वो पुष्कर मंदिर जाते हैं, सीढ़ियों पूजा करा दी जाती है, अंदर नहीं जाते हैं। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री हैं और रक्षा मंत्री जी जगजीवन राम जी संपूर्ण की वाराणसी में मूर्ति का अनावरण करते हैं, उसके बाद उसको गौमूत्र से धोया जाता है। भारत के चीफ जस्टिस हैं BR गवई साहब, अपने गृह राज्य में जाते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। तो भारत के ये जो मैंने नाम गिनाए हैं, ये बहुत बड़े बड़े पद हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। जुडिशियल हेड होता है पूरे देश का। इतने बड़े बड़े पदों पर रह रहे लोगों के साथ में आए दिन मूंछों के ऊपर रखने के ऊपर भारत में लोगों को मार दिया जाता है। मटका छूने पर SC समाज के ST समाज के बच्चे को मार दिया जाता है। बारात अगर चढ़ती है तो उसमें बवाल करके हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। 12-14 साल की लड़की जैसी होती है उसके साथ रेप करके, उसका गला घोट कर, उसकी चुन्नी से उसको पेट से लटका करके सुसाइड का नाम देकर पुलिस अधिकारी के इसको बंद कर देते हैं। सरकार के क्षेत्र में जो लोग बाबा साहब के आशीर्वाद से नौकरी में आए उनको विजिलेंस में फंसा करके, उनकी CR खराब करके उनका कैरियर खराब किया जाता है, उनको कन्वीनियंट पोस्टिंग नहीं दी जाती है, उनको दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाती है जहां उनको मकान तक नहीं मिलता रहने के लिए, जातिगत भेदभाव के चलते हुए। तो ऐसा है कि कोई आदमी UPSC क्लियर करता है, उसकी CR को इस तरह खराब की जाती है कि आज तक भारत के इतिहास में कोई कैबिनेट सेक्रेटरी आज तक SC/ST समाज का नहीं बन पाया है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सुनिश्चित तरीके से इस भारत की जातिगत व्यवस्था के तहत बुनी जाती हैं, तय की जाती हैं, चुनी जाती हैं, उनका अमली जामा को पहनाया जाता है। हम लोगों का काम भारत में गुलामी करना। हम लोगों का इस व्यवस्था में जो व्यवस्था बनाई गई उसमें हमारे लोगों को काम दिया है कि बर्तन मांजें, गाड़ी चलाएं, उनका ड्राइवर उनके काम करें, खेतों में उनके धान बोएं, मूंजी बोएं, शहर में आकर सरिया उठाएं, ईंट उठाएं, ये काम है। लेकिन अनुसूचित जाति समाज का बच्चा कोई IAS बनता है, IPS बनता है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। मिनिस्टर MP बनता है, वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। किसी और उच्च पद पर जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जातिगत व्यवस्था की जो पराकाष्ठा है, जो जातिगत भेदभाव की पराकाष्ठा, उसके चलते हुए यहाँ की सरकारों को कानून बनाना पड़ा, जिसको SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 का नाम दिया गया। उसमें सब प्रावधान किए गए कि अगर जातिगत आधार पर भेदभाव होगा और छुआछात होगी तो उसके लिए उस आदमी को जेल जाने का प्रावधान है। लेकिन अफसोस ये है कि प्रावधान बनाए गए, कानून बनाए गए, लेकिन कानून को लागू करने वाले जो लोग हैं वो कानून को लागू ही नहीं करते हैं। तो इसलिए
जो अत्याचार अन्याय करने वाले आदमी का हौसला बढ़ता है। और आज की डेट में तो हौसला इतना बढ़ गया है कि रेप करने के बाद रेप का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं लोग, पेशाब मुंह पे कर रहे हैं उसका जो है वीडियो बना करके आपके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप मतलब ये है कि हर चीज जो अत्याचार अन्याय, शराब, आप बारात को रोक रहे हैं उसका वीडियो बना करके पिटाई करते हुए डाल रहे हैं। तो पहले ऐसा था कि पहले लोगों में डर भय था कि वो लोग कानून से डरते थे और इन चीजों को करके वो भाग जाते थे, लेकिन अब तो क्या है वो करते भी हैं, उसका सबूत भी बनाते हैं, सबूत को सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसके बाद भी देश की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जब नहीं करती है तो ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ता है। और इससे क्या है कि देश का जो माहौल है, जो अभी आपने कहा कि ठाकुर समाज की जो कलश यात्रा थी उसको अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने रोक दिया। ये न्यूटन का नियम यहाँ पर लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 25 साल से मैं ये बोलता हूँ कि देखिए इस देश का अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति भारत के दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग उनके पेशेंस पे टिका हुआ है, पुलिस प्रशासन और फौज के सहारे नहीं टिका हुआ है। इतनी बड़ी आबादी है, 30, 32, 35 करोड़ की आबादी है, उसके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, लड़कियों के साथ रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, सरकार की नौकरी में उनके साथ में जितनी नाइंसाफी होती है, उसके बावजूद भी ये समाज देश की प्रगति के लिए पूरी ईमानदारी के साथ में प्रयत्नशील रहता है। देश के विकास में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बावजूद इसके भी अत्याचार अन्याय करने का कोई मौका सो कॉल्ड सवर्ण जाति के लोग इसके साथ छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो घटना अभी आपने जैनपुर एटा का कोई जैनपुर गांव है, उसमें जो घटना घटी है, ये उसकी 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति करती है, जिसमें SC/ST का जो एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के जज मित्तल साहब ने खत्म किया था, उसको लेकर पूरे देश ने रिएक्शन दिया था। रिएक्शन देने में देश में पूरा माहौल खराब हुआ, भारत बंद हुआ, बहुत सारे बच्चे हमारे मारे गए और बहुत चीजें सामने आई जो नहीं होनी चाहिए थी। और बार बार मैंने यही कहा है कि 2 अप्रैल 2018 को रिपीट करने का माहौल मत बनाइए। ये भारत के नागरिक हैं, देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करते हैं। भारत का संविधान इनको समानता का अधिकार देता है। भेदभाव के लिए संविधान में कानून बनाया गया है। भेदभाव करने वाले लोगों को उस कानून से डरना चाहिए और भारत के विकास में 24 घंटे काम करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव बंद करके एक भाईचारा भारत में स्थापित करना चाहिए। आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भेदभाव चल रहा है। ग्वालियर के अंदर उनकी प्रतिमा पिछले कई दिनों से कोर्ट के बाहर रखी हुई है, वो अंदर जाने का रास्ता देख रही है और मात्र 2 वकील हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। मात्र 2 वकील हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। 2 वकील नहीं कह सकते जी। एक देश का सिस्टम है जी, पूरा सिस्टम है देश जी, एक सुनियोजित तरीके से सिस्टम तैयार किया गया है। वो 2 वकील तो कह रहे हैं और देश का सिस्टम उनके पीछे खड़ा हुआ है। देश का सिस्टम उनके पीछे खड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के आदेश के बावजूद प्रतिमा का ना लगाना अपने आप में ये न्यायपालिका के साथ भी एक मजाक सा होता है। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कैत साहब अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, महासंघ के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री काफी लंबे समय तक रहे हैं। जब वो जज नहीं बने थे, एडवोकेट थे, तब तक हमारे संगठन का हिस्सा रहे हैं। सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने उसमें ऑर्डर पास किया है कि प्रतिमा ये जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर पीठ है उसमें लगनी चाहिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं लगी है तो वो 2 वकील नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। उस सिस्टम को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में मेन गेट पर लगाई जाती है। उसके नीचे लिखा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज और वो कहते हैं वी आर प्राउड कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। ऐसा मैंने देखा है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में मैंने देखा है। देश के दुनिया के कोने कोने में जब विश्वविद्यालयों में गया हूँ, काफी व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई, उसमें लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। भारत की संसद में भी बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगा हुआ है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है। तो भाई ग्वालियर खंडपीठ में क्यों नहीं? और दूसरा मेरा सवाल है, किस नियम के तहत जो है मनु की प्रतिमा को जयपुर हाईकोर्ट के परिसर में लगाया गया? कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? भारत के संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान बनाया है उनकी प्रतिमा ग्वालियर में ना लगे, जो ग्वालियर खंडपीठ है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, उसमें ना लगे, कहाँ लिखा हुआ है? और मनु की प्रतिमा जयपुर हाईकोर्ट परिसर में लगे, वो कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि देश में टकराव की स्थिति को पैदा करती हैं। और जो भारत देश से प्यार करता है, जो भारत देश के विकास की बात करता है, जो भारत देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, एटलीस्ट वो भारत का नागरिक, वो उसको अपनी सोच बदलनी चाहिए
भारत में भाईचारा हमको आपस में स्थापित करते हुए भारत के विकास के लिए काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है न केवल ग्वालियर खंडपीठ जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की उसमें लेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हाईकोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पर सभी जगह बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को सह सम्मान सरकार को लगा करके एक संदेश देना चाहिए। और जिन 2 वकीलों ने ग्वालियर में की माहौल खराब करने का, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो साथियों, तमाम बहुजन समाज के लोग लगे हैं देश के अंदर समता, समानता, बंधुत्व की जो धारा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, रैदास, कबीर का सपना था, उसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग समरसता की भावना जैसा है उसको वैसा रहने दो। अगर समरसता की भावना लाएंगे तो जो नीचा तबका है वो ऊंचा कैसे उठेगा, वो आपके समकक्ष कैसे खड़ा होगा, उसको अधिकार देश में कैसे मिलेंगे। तो KP चौधरी साहब की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेहद ज़रूरी है चैनल को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग करना। नीचे दिए गए फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग चैनल को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।